हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। कल की क्लास में मैं देख रही थी आप लोग को इसमें डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो मेंडल कौन थे सबको पता है। उनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस या फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीन लॉज इन्होंने दिए जिनको हम आज भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और इन लॉज की वजह से हमें ये समझ आया कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आगे की जनरेशन्स में हमें दिखेंगे, है ना, और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्रेजेंट होने के बावजूद हमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं देंगे। सॉरी। तो दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो हमें फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं, है ना, जैसे हमारे आईज का कलर, हमारे हेयर का कलर, हमारे स्किन का कलर, जो हमें दिख रहा है कि हमारा जो है हेयर ब्लैक कलर के हैं या ब्राउन कलर के हैं, तो वो हमारा डोमिनेंट कलर है, इसीलिए हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी जीन्स में वो प्योर कंडीशन में है या हाइब्रिड कंडीशन में है। ठीक है, उसके बेस पर डिसाइड होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। अब जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उसने एक पी प्लांट लिया जिसको पाइसम सटाइवम बोला जाता है बॉटेनिकल नेम। उन्होंने वही प्लांट क्यों लिया? क्योंकि उस प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, 1 ईयर प्लांट है, तो इसकी वजह से उन्होंने 7 और 8 ईयर्स तक, 7 और 8 जनरेशंस स्टडी कर पाए, क्योंकि इनहेरिटेंस देखना है। तो जनरेशन बाय जनरेशन कौन कौन से कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टर पास हो रहे हैं या रिसेसिव कैरेक्टर भी कहीं पे शो हो रहा है, ये देखने के लिए उन्होंने ऐसा प्लांट लिया जिसमें उन्हें ये सारी फैसिलिटीज मिल पाए कि वो कई जनरेशंस तक उसको स्टडी कर पाए। इसीलिए पी प्लांट में जब उन्होंने देखा कि इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इसका बाइसेक्सुअल नेचर है फ्लावर का, उसमें मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों ही प्रेजेंट हैं, और उसका स्ट्रक्चर और शेप फ्लावर का क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत सूटेबल था, तो वो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को उन्होंने खुद से क्रॉस करा पाए, जिसकी वजह से उन्होंने हर तरीके के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन को चेक कर पाए कि नेक्स्ट जनरेशन में किस किस कैरेक्टर के कॉम्बिनेशंस जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब या तो ये वाला कैरेक्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में उन्होंने जो पी प्लांट के कैरेक्टर्स लिए वो 7 कैरेक्टर्स थे। कौन कौन से? नंबर 1 सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, पॉड जो फ्रूट होता है मटर की फली, ठीक है, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम की हाइट। ओके, तो यहाँ पर डोमिनेंट कलर कैरेक्टर कौन सा था इसका और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा था? तो सीड कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर था येलो, रिसेसिव ग्रीन, सीड शेप थी राउंड एंड रिसेसिव रिंकल, फ्लावर का कलर था पर्पल, रिसेसिव था व्हाइट, ऐसे ही पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर पोजीशन एक्साइल और टर्मिनल एंड स्टेम हाइट टॉल और ड्वार्फ। अब अगर हम कोई ये कैरेक्टर समझने हैं तो इनमें से कोई एक कैरेक्टर लेके हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो अगर हम इधर आए तो मेंडल ने दो क्रॉसेस दिए हुए हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब उन्होंने केवल एक ही कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया तो उसको उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला, और जब उन्होंने दो कैरेक्टर्स को लेके उनके बीच में क्रॉस कराया देन उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोला। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर दो नियम बने। सबसे पहला नियम था that law of dominance, some alleles are dominant and hide the recessive allele, यानी कि जब आप प्योर पेरेंट्स को लेकर, यानी प्योर मेल और प्योर फीमेल लिया, जिसमें एक अगर हम एग्जांपल में हमने टॉल ले लिया, ठीक है, तो टॉल कैरेक्टर वाला प्योर पेरेंट लिया और एक ड्वार्फ कैरेक्टर वाला प्योर फीमेल लिया। ठीक है, तो जब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि गैमीट्स में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे देन द नंबर विल बी द
सेम एज इन द पेरेंट सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे हमें परफेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे जो पेरेंट में होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों में मेल और फीमेल दोनों से हाफ हाफ कैरेक्टर आ गए, जिसकी वजह से जो अब यहाँ पे कैरेक्टर बना वो हाइब्रिड बनेगा, इट इज नॉट प्योर। तो F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड जनरेशन मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो गैमीट्स जो प्योर टॉल था डोमिनेंट, तो डोमिनेंट कैरेक्टर बना T, और यहाँ पे ड्वार्फ के भी दोनों गैमीट्स अलग अलग हो गए स्मॉल t। और जब हम इनके क्रॉस कराएंगे तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल बने। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर और जीनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटाइप का मतलब होता है जो फिजिकल अपीयरेंस में हमें दिखाई दे रहा है। तो फिजिकली हमें दिखाई दिया कि हम लंबे प्लांट्स बने हैं, टॉल प्लांट्स बने हैं, सो दिस इज द फिनोटिपिक कैरेक्टर। लेकिन ये प्योर टॉल है या ये हाइब्रिड टॉल है, जब हम ये चीज देखेंगे इसकी जीन से हमें पता चलेगा। देखो यहाँ एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, इसका मतलब दिस इज हाइब्रिड, दिस इज नॉट प्योर। प्योर होता तो दोनों कैपिटल टी होते या दोनों स्मॉल टी होते, होमोजाइगस कंडीशन में होते। हियर दिस इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो इसीलिए ये क्या है, हाइब्रिड पोजीशन है, तो हाइब्रिड टॉल है। अब तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आया, तो हमें फिनोटाइप में टॉल क्यों दिखाई दिया? फिनोटाइप में टॉल इसलिए दिखाई दिया क्योंकि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही अपने आप को शो करता है F1 जनरेशन में, और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता है, वो हाइड रहता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सम एलीज आर डोमिनेंट एंड हाइड द रिसेसिव एली। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट थी तो इसने रिसेसिव को हाइड कर दिया, तो अब ये प्रेजेंट तो है लेकिन ये अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब सेकंड बात क्या आई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बताया एन ऑर्गेनिज्म हैज टू एलील्स, देखो दो एलील है, हर क्रोमोसोम पेयर में होता है तो दो ही एलील है फॉर ईच जीन, बट दे कैन ओनली पास वन जीन थ्रू गैमीट्स इन नेक्स्ट जनरेशन। तो जब गैमीट्स बने तो एक एक गैमीट अलग अलग हो गया, यानी कि जो भी कैरेक्टर थे वो अपने सेग्रीगेट हो गए। तो अब जब ये जिस कॉम्बिनेशन में जाएंगे उसके हिसाब से इनका ये तय होगा कि ये हाइब्रिड होंगे या प्योर होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो कैरेक्टर है वो गैमीट्स की फॉर्म में सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और वो गैमीट अपने कैरेक्टर को रख पाता है अपने साथ, वो किल नहीं हुआ है, केवल हाइड हुआ है फॉर F1 जनरेशन में। और F2 जनरेशन में जब हम इन गैमीट्स को वापस से क्रॉस कराएंगे तो आप यहाँ पे देखो ये टॉल प्योर बना, ये टॉल हाइब्रिड, ये भी टॉल हाइब्रिड, लेकिन ये ड्वार्फ प्योर बन गया। यानी कि जैसे ही इस गैमीट को अपने ही जैसे कैरेक्टर वाले के साथ क्रॉस करने का मौका मिलता है तो वो अपने कैरेक्टर्स को शो कर पाता है। इसका मतलब जो गैमीट हैं वो अपनी प्योरिटी अपने कैरेक्टर्स को बना के रखते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इट आल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब आते हैं हम नंबर थर्ड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस में मेंडल ने बताया जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि कोई भी दो ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर हैं जो यहाँ दिए हैं, अगर हम इनमें से कोई भी दो कैरेक्टर लें, मान लो हमने लिया स्टेम की हाइट और सीड का कलर, तो वे दोनों इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करेंगे, कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, दोनों अलग अलग अपने आप को इस ही रेशियो में शो कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो आया F2 जनरेशन में इट इज 3:1, क्योंकि फिनोटिपिक में केवल हमें ये देखना है कि वो फिजिकली कैसा दिखाई दे रहा है। तो फिजिकली ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और दिस इज ड्वार्फ। सो 4 में से 3:1 का रेशियो जाता है टॉल एंड ड्वार्फ के लिए। लेकिन जब हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं कि वो प्योर है या हाइब्रिड है, सो टॉल प्योर, टॉल हाइब्रिड एंड ड्वार्फ प्योर, इट मींस जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1, यानी प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर टॉल। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ आई। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए जो हम ऐसे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, और कोई भी डाउट है अभी भी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।